हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 22 केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर होते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम जो बहुत ही रैपिड काम करता है और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम जो बहुत स्लोली काम करता है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे बॉडी के अंदर दो प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम, जैसा कि आप देख रहे हैं नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। और दोनों जॉइंटली मिल करके काम करते हैं। कोई भी इंटीग्रेशन प्रोसेस को ये मिल के करते हैं। ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत ही रैपिड काम करता है, यानी क्विक काम करता है, और ये शॉर्ट लास्टिंग होता है। मतलब इसका रिस्पॉन्स क्षण भर के लिए होता है। जैसे आपको कांटा चुभ जाए तो आपको जितनी देर, बहुत कम देर के लिए उसका अनुभव होगा, उसके बाद आप उसको भूल जाओगे। कम्युनिकेशन वाय द नर्वस सिस्टम, नर्व इम्पल्स थ्रू द नर्व्स। मतलब इसके कम्युनिकेशन के लिए नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। नर्व इम्पल्स जैसा कि आप पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। और ये पॉइंट टू पॉइंट काम करता है बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कि मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से इम्पल्स बी पॉइंट पर पहुंचेगी, बी से सी पर पहुंचेगी, सी से डी पर पहुंचेगी, डी से ई पर पहुंचेगी। इसका मतलब नर्वस सिस्टम इज़ वेरी फास्ट, लेकिन इसका असर शॉर्ट लास्टिंग होगा। और ये कम्युनिकेशन करता है इम्पल्स के रूप में थ्रू द नर्व्स। ठीक है। और ये पॉइंट टू पॉइंट काम करता है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये स्लो वर्किंग होता है, और इसका असर जो होता है लंबे समय तक होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। और ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब आप जानते ही हो बच्चों कि हमारी बॉडी के अंदर डायनेमिसिटी होते हुए भी एक कॉन्स्टेंसी मेंटेन रहती है। इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस वर्टिब्रेट्स की प्रॉपर्टी होती है। कम्युनिकेशन, इसका जो कम्युनिकेशन होगा कैसे होगा? इसका तो इम्पल्स के थ्रू हो रहा था, न्यूरॉन्स द्वारा। इसका होता है हार्मोन्स के थ्रू, जो कि ब्लड के द्वारा जाएगा, जो कि ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्या लिखा है आपके एनसीईआरटी में? यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स ए पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन एमंग द ऑर्गन्स। मतलब नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट काम करता है और ऑर्गन्स तक ये अपनी सप्लाई करता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड। अभी अभी आपको बताया कि ये बहुत फास्ट या क्विक होता है और इसका असर शॉर्ट लिव्ड होता है। आपको पता होगा कि नर्व फाइबर जो होते हैं हमारे सेल्स तक सप्लाई नहीं करते हैं, हमारे सेल्स तक सप्लाई नहीं करते। तो फिर सेलुलर फंक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है? कंटिन्यूसली कैसे रेगुलेट किया जाता है? इसके लिए एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन सिस्टम होता है, और यही सिस्टम को कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम वाया हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है? हार्मोन्स द्वारा। और हार्मोन्स की वजह से ही यहाँ पे टर्म आया है केमिकल। कौन सा केमिकल यहाँ पे काम आ रहा है? हार्मोन्स। कौन सा केमिकल काम आ रहा है? हार्मोन्स। और कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन आपको पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम वो ज्वाइंटली काम करते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया था, दोनों ज्वाइंटली काम करते हैं इन सिंक्रोनाइज फैशन। कैसे? सिंक्रोनाइज्ड फैशन में या मैनर में, सिंक्रोनाइज मैनर में। तो देखिए क्या लिखा है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दोनों मिलजुल के काम करेंगे। कौन मिलजुल के काम करेगा? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, देख लीजिए, ये मैंने आपको बताया अभी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में कौन जोड़ता है? देखिए, ब्रेन का एक पार्ट होता है, नाम है हाइपोथैलेमस। काफ़ी पॉपुलर पार्ट है, आपने सुना भी होगा। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंटेन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिनको न्यूक्लियाई कहते हैं। और इसके वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस का काम होता है नर्वस सिस्टम को जोड़ देना। किससे जोड़ देना? एंडोक्राइन सिस्टम से। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में जोड़ देना वाया द पिट्यूटरी ग्लैंड। और किसकी मदद लेता है? पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद लेता है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में जोड़ देता है वाया पिट्यूटरी ग्लैंड।
अब देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स। बच्चों आप जानते हो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये कैसी होती हैं? ये ऐसी ग्लैंड है, मान लो ये ग्लैंड है, ये इसका न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें डक्ट नहीं पाई जाती, इसमें डक्ट नहीं होती बच्चों, ये डक्ट लेस होती है। दिस इज डक्ट लेस ग्लैंड, डक्ट लेस ग्लैंड होती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड लैक्स डक्ट एंड हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इसको कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। और इनके द्वारा जो हार निकलता है केमिकल, उनको हार्मोन्स कहते हैं। क्या भरा होता है इसके अंदर? केमिकल, केमिकल भरा होता है हार्मोन्स। बच्चों हार्मोन्स को प्राइमरी मैसेंजर भी कहा जाता है, हार्मोन्स को प्राइमरी मैसेंजर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी दो डेफिनेशन है बच्चों, एक है क्लासिकल और एक है मॉडर्न। पहले हम क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहती है? क्लासिकल डेफिनेशन कहती है कि ऐसे हार्मोन ऐसे केमिकल हैं जो निकलते हैं किसके द्वारा? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, अभी अभी जो पढ़ा है। और ये निकलने के बाद ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और ब्लड द्वारा ये पहुंचा दिए जाते हैं दूर कहीं उपस्थित टारगेट ऑर्गन में। बताइए ये कहाँ से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। क्या नाम है इन केमिकल का? हार्मोन। और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाएगा? ब्लड। और ब्लड जिस जगह पर ले जाएगा उस ऑर्गन को बोलेंगे टारगेट ऑर्गन। तो हार्मोन्स किस ऑर्गन पे काम करते हैं? टारगेटेड ऑर्गन पे। हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं, इसका मतलब ये है कि हर एक हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन पर ही काम करेगा, किसी और ऑर्गन पर काम नहीं करेगा। याद रखिएगा, टारगेट ऑर्गन पर ही काम करेगा, सब पर काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड पे ही काम करता है और कहीं नहीं काम करता है। ठीक है, अच्छा अब जो मॉडर्न वाली करंट जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, करंट वाली यानी मॉडर्न वाली जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? वो कहती है हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल हैं। मतलब हार्मोन कभी न्यूट्रिशन में मदद नहीं करते, हार्मोन्स कभी एनर्जी नहीं देते। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। इंटरसेलुलर मैसेंजर, मैंने बोला था ना प्राइमरी मैसेंजर, ये क्या करते हैं? दो सेल के बीच में, मान लो ये सेल है, अब ये दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करेंगे, मैसेज को ले जाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे एक्ट एज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एंड दे एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, और हमेशा ट्रेस अमाउंट में निकलेंगे। ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में निकलेंगे, याद रखिएगा। न्यू डेफिनेशन में कुछ और भी मॉलिक्यूल कवर किए गए हैं, कुछ न्यू मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड किए गए हैं हार्मोन्स के साथ साथ। ठीक है, और बताया गया है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। न्यू डेफिनेशन में बोला गया है ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो प्योरली एंडोक्राइन होती है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिसमें कुछ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी आ जाती हैं, जो प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती बट दे सिक्रीट हार्मोन। इनवर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है और कुछ ही हार्मोन निकालता है, जबकि हम लोग तो वर्टिब्रेट्स हैं, तो हम लोग में लार्ज नंबर ऑफ द केमिकल निकलेगा जिनको हार्मोन कहा गया। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करेंगे? ये प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स। यानी हम लोग तो वर्टिब्रेट्स हैं, हम लोग में लार्ज नंबर में निकलेंगे, उनमें फ्यू नंबर्स में निकल रहे थे। इनमें सिंपल टाइप का होगा, हम लोगों में कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का एंडोक्राइन सिस्टम डिस्क्राइब किया गया एनसीईआरटी में। तो ह्यूमन बीइंग का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स and hormones producing diffuse tissue cell located in different part of our body constitutes the endocrine system। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हार्मोन्स निकलते हैं उनसे, और उसके बाद कुछ डिफ्यूज टिश्यू या सेल भी पाई जाती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। ये सब मिल करके क्या बनाती हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स, और क्या होता है? डिफ्यूज टिश्यू सेल जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। ये सब मिल करके ही एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। व्हाट इज़ दिस? मास्टर ग्लैंड। फिर एक पीनियल ग्लैंड होती है ब्रेन में, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। थायराइड होती है, एड्रीनल ग्लैंड होती है, पैंक्रियास होती है, पैराथायराइड, थाइमस और गोनेट्स। गोनेट्स का मतलब हो गया सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन द फीमेल। ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आ जाती हैं हमारी बॉडी में।
फिर देखिए इसके अलावा जीआईटी भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको शॉर्ट में बच्चों बोलते हैं जीआईटी। जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और लिवर भी, किडनी, इवन हार्ट भी, ये सब हार्मोन निकालते हैं, ये सब हार्मोन निकालते हैं। ठीक है, आगे आप देखोगे डिटेल में। ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ऑल द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन फॉलोइंग सेक्शन। मतलब ये बोला गया है कि संक्षेप में यहाँ पर दिया हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और हाइपोथैलेमस के बारे में। देखिए ये देखिए ब्रेन के अंदर होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो होता है ये ब्रेन का पार्ट होता है जो कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ता है। किसके थ्रू, किसकी हेल्प के थ्रू जोड़ेगा? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या बताया था? मास्टर ग्लैंड। जो क्यों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द ग्लैंड के फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। फिर एक होता है थायराइड और उसके चारों कोनों पे होता है पैराथायराइड, ये होता है थाइमस। फिर होता है पैंक्रियोस, देन एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि किडनी के ऊपर है। सुप्रारीनल ग्लैंड। ओवरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल, ये सब एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। अच्छा ये हाइपोथैलेमस के बारे में देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है ये थैलमस का नीचे का पार्ट है। थैलमस के बेस पे पाया जाता है हाइपोथैलेमस। थैलमस के बेस पे पाया जाता है हाइपोथैलेमस, मतलब हाइपोथैलेमस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ थैलमस। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डायनसेफ्लॉन का बेसल पार्ट। डायनसेफ्लॉन का बेसल पार्ट। डायनसेफ्लॉन क्या होता है? डायनसेफ्लॉन में तीन भाग होते हैं। एपीथैलमस जो कि थैलमस के ऊपर होता है, फिर थैलमस और फिर हाइपोथैलेमस। तो तीन पार्ट होते हैं, तीनों को मिला के बोलते हैं डायनसेफ्लॉन। व्हाट इज डायनसेफ्लॉन? डायनसेफ्लॉन मीन्स एपीथैलमस प्लस थैलमस प्लस हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफ्लॉन, या फिर हम बोल सकते हैं थैलमस के नीचे वाला भाग हाइपोथैलेमस कहलाता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि डायनसेफ्लॉन फोर ब्रेन का पार्ट है। और आपको अभी शुरुआत में बताया था, वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करना, थर्स्ट सेंटर यहीं पे होता है, हंगर सेंटर यहीं पे होता है। ठीक है, लेकिन मेन होता है यहाँ पर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ स्पेशल सेल पाई जाती है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, जिनके ग्रुप को न्यूक्लियाई कहते हैं। जिनके ग्रुप को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। यानी न्यूरो सिक्रेटरी सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस नोन एज न्यूक्लियाई। और यही निकालती हैं हार्मोन्स, यही निकालती हैं हार्मोन्स। ये हार्मोन कंट्रोल करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को। मतलब हाइपोथैलेमस के हार्मोन किसकी सिंथेसिस और सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड की सिंथेसिस और सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको शुरुआत में बता ही चुका था। देखिए एक बार मैंने बोला था ना कि नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ने के लिए हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद देता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। However, the hormones produced by the hypothalamus, हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन निकलता है वो दो टाइप का निकलता है। एक निकलता है रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन्स को बढ़ा देगा, उसके सिक्रीशन को बढ़ा देगा। ठीक है, जबकि एक इनिबिटरी हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से, वो क्या करेगा? वो पिट्यूटरी हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को घटा देगा, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को घटा देगा। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है बच्चों? बढ़ा देता है। इनिबिटरी हार्मोन क्या करता है? घटा देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आगे दिया हुआ है। देखिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, हाइपोथैलेमस से निकलता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट में बोलते हैं GnRH। हाइपोथैलेमस से निकलता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये पिट्यूटरी के सिंथेसिस और रिलीज को बढ़ा देता है। किसके सिंथेसिस और रिलीज को बढ़ा देता है? जैसे इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन। पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रीशन को ये बढ़ा देता है। गोनेडोट्रोपिन में बच्चों दो हार्मोन आते हैं, जैसा कि आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। जबकि एक निकलता है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन जो है ना, ये इनिबिटरी फंक्शन करता है, ये इनिबिट कर देता है। किसको इनिबिट कर देता है?
ये ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट कर देता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन को रोकना है तो हाइपोथैलेमस निकालेगा एक इनिबिटरी हार्मोन दैट इज सोमैटोस्टैटिन, और अगर किसी चीज़ को बढ़ाना है तो क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा। जैसे गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने वाले हार्मोन का नाम दिया गया है GnRH। ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ये जितने भी हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से निकलते हैं, उसके बाद ये एक्सॉन द्वारा पास होकर के चले आते हैं नर्व एंडिंग तक, नर्व एंडिंग तक चले आते हैं। और ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड में एक स्पेशल सिस्टम द्वारा आते हैं जिसका नाम है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। और ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड होते हैं। याद रखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड नहीं होते। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या होता होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कंट्रोल होती है, डायरेक्टली कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस से, याद रखिएगा। जबकि जबकि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो कंट्रोल हो रहा है एक स्पेशल टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा जिसका नाम है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। इसके बारे में डिटेल अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये है हाइपोथैलेमस। ये ग्रे पार्ट क्या शो कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ये देखिए ग्रे पार्ट शो कर रहा है हाइपोथैलेमस। ये है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए इनसे जो हार्मोन निकला ये एंड तक आ गया, ये एक्सॉन के एंड तक आ गया, यहाँ आ गया और सपोज यहाँ आ गया। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ वाला हार्मोन यहाँ पर आ रहा है और इस जुड़ रहा है, इस सिस्टम में मिक्स हो रहा है। इस सिस्टम का नाम है हाइपोफाइसियल पोर्टल। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम याद करके देखो कहाँ पे जा रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी में कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में। इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली कंट्रोल में है कि इनडायरेक्ट कंट्रोल में है, तो आंसर आएगा इनडायरेक्ट कंट्रोल में। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखिए यहाँ का हार्मोन बना और एक्सॉन एंड द्वारा यहाँ रिलीज हो गया, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल में है और एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है इन कंट्रोल में होती है। तो क्या क्या सीखा बच्चों आपने। न्यूरोसिक्रीटरीज जो सेल्स होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, जिनको न्यूरॉन्स भी कहते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स या न्यूक्लियाई। यहाँ की जो न्यूक्लियाई होती है जिनको न्यूक्लियाई कहा गया था, जो नर्व्स होती हैं उनको बोला गया था न्यूक्लियाई। तो न्यूरोसिक्रीटरीज जो सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती है, हाइपोथैलेमस में। क्या बनाती हैं, हार्मोन्स। ये हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनिबिटरी हार्मोन। अगर पिट्यूटरी के फंक्शन को बढ़ाना है तो बताइए क्या होगा, रिलीजिंग हार्मोन। अगर पिट्यूटरी के फंक्शन को घटाना है तो इनिबिटरी हार्मोन। इज इट क्लियर। देखिए और एक बात और समझ में आया कि जो पोर्टल सिस्टम होता है वो देखिए उसका नाम था हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। और बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है, ओनली इन मैमल्स। और हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम का कनेक्शन कहाँ से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। आंसर आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। जब देखो आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है तो यहाँ से ब्लड आता है, इसमें ये हार्मोन्स मिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। और जब ये हार्मोन्स वेन के थ्रू लौटेगा, ये देखिए जब ये ब्लड वेन के थ्रू लौटेगा तो हार्मोन्स को भी साथ में ले जाएगा और बॉडी में टारगेट प्लेस पर पहुंच जाएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ की जो न्यूक्लियाई होती है पोस्टीरियर की, ये डायरेक्टली यहाँ पे खुलती हैं एक्सॉन द्वारा। तो यहाँ के हार्मोन ओरिजिनली यहीं पे बनते हैं हाइपोथैलेमस में और यहाँ ले जाके उड़ेल दिए जाते हैं। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनडायरेक्ट कंट्रोल में था कि डायरेक्ट कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में। किसके डायरेक्ट कंट्रोल में था, हाइपोथैलेमस के। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी इनडायरेक्ट कंट्रोल में था, किसके इनडायरेक्ट कंट्रोल में था, हाइपोथैलेमस के। इज इट क्लियर। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, एक बोन होती है, एक बोन होती है, यहाँ पे मान बोन है। इस बोन का शेप होता है बटरफ्लाई, इसका नाम होता है स्फीनॉइड बोन। स्फीनॉइड बोन, स्फीनॉइड बोन किसकी होती है, बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप्ड, ठीक है। तो यहाँ जो कैविटी होती है, ये जो कैविटी होती है इस सुरक्षित रहता है,
यानी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोटेक्टेड इन द कैविटी ऑफ ए बोन, दिस बोन इज नोन एज स्फिनाइड बोन। शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप। तो देखिए इस कैविटी का नाम होता है, एक बोनी कैविटी का नाम है सेला टर्सिका, सेला टर्सिका या टर्किश सैडल भी बोलते हैं, ठीक है। और पिट्यूटरी जो होता है हाइपोथैलेमस से एक स्टाक द्वारा जुड़ा होता है, एक स्टाक द्वारा जुड़ा होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टाक है, एंड दिस स्टाक इज नोन एज इनफंडिबुलम, दिस स्टाक इज नोन एज इनफंडिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जिस स्टाक द्वारा जुड़ा होता है, दिस स्टाक इज नोन एज इनफंडिबुलम। क्लियर? अब देखिए एनाटॉमिकली इसमें दो भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस, और ये 3/4 ऑफ टोटल पिट्यूटरी होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये टोटल का 1/4 होता है, टोटल का 1/4 होता है, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस में दो भाग होते हैं, एक कहलाता है पार्स डिस्टेलिस और दूसरा कहलाता है पार्स इंटरमीडिया। द फर्स्ट इज पार्स डिस्टेलिस एंड सेकेंड इज पार्स इंटरमीडिया। देखिए जो इधर का भाग होता है मेजर पोर्शन, ये जो इतना मेजर पोर्शन है, दिस इज नोन एज पार्स डिस्टेलिस, और ये जो माइनर पोर्शन होता है ये बीच का यहाँ पे छोटा सा, ये कहलाता है पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी, इसको एडिनो, इसी को एंटीरियर पिट्यूटरी का मेन पार्ट माना जाता है, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस का मेन पार्ट यही होता है, क्योंकि यही मेजर पार्ट होता है, इसीलिए इसको मेन पार्ट माना जाता है इसका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पास इंटरमीडिएट इसका पार्ट नहीं है, इसका ही पार्ट है, बट मेन पार्ट इज पास डिस्टेलिस। और इससे कई सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन जीएच को बोलते हैं, प्रोलैक्टिन पीआरएल को बोलते हैं, टीएसएस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मैंने बोला था एलएच प्लस एफएसएच बराबर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। और एक हार्मोन निकलता है एमएसएच, जो कि निकलता है यहाँ इंटरमीडिया वाले से। बताइए सारे के सारे मैक्सिमम हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? पार्स डिस्टेलिस या एंटीरियर लोब का मेन पार्ट होता है, जबकि पार्स इंटरमीडिया से सिंगल हार्मोन निकलता है, दैट इज एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ह्यूमन बींग में पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज हो जाता है पार्स डिस्टेलिस से। ह्यूमन बींग में पार्स इंटरमीडिया मर्ज हो जाता है किसके साथ? पार्स डिस्टेलिस से। देखो बाकी मैमल में ऐसा नहीं होता, बाकी मैमल में मर्जिंग नहीं होती है, ठीक है, वो सेपरेट रहता है, बट इन ह्यूमन बींग क्या होता है कि पार्स इंटरमीडिया मैक्सिमली वो मर्ज हो जाता है पार्स डिस्टेलिस के साथ। न्यूरोहाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा भी कहा गया है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है। इसका काम होता है हार्मोन को स्टोर करना। स्टोर क्यों बोला गया? क्योंकि आप याद करो, देखो यहाँ के हार्मोन तो यहाँ बन रहे थे ना, पोस्टीरियर के हार्मोन जो थे वो हाइपोथैलेमस में ही बन रहे थे, तो यहाँ पर बन नहीं रहे थे। अगर बनते तो फिर स्टोर, यहाँ पे सिंथेसिस वर्ड यूज होता, लेकिन यहाँ पर बन तो रहे नहीं है, सिर्फ स्टोर होंगे, स्टोर एंड रिलीज, ओनली स्टोर एंड रिलीज। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के हार्मोन यहीं पे बनते हैं और यहीं पे स्टोर होते हैं, यहीं से रिलीज होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ओनली स्टोर एंड रिलीज, और दो हार्मोन यहाँ पर स्टोर और रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और देखिए क्लियर किया है कि ये जो हार्मोन होते हैं एक्चुअली में कहाँ पर बने, ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन यहाँ तक कैसे आए? एक्सॉन के एंड द्वारा, एक्सॉन के एंड द्वारा यहाँ तक आ गए। यहाँ तक मतलब पोस्टीरियर लोब तक। पोस्टीरियर लोब को हमने क्या बोला था? बोला था न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। इज इट क्लियर? अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी हमें समझ में आ गई। देखिए किसी भी हार्मोन का या तो सिक्रीशन बढ़ सकता है या तो घट सकता है। बढ़ गया तो उसका मेन कॉज हो सकता है कैंसर, घट गया तो इसका मेन कॉज हो सकता है ट्यूमर। और बढ़ जाने को बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन, घट जाने को बोलते हैं हाइपो सिक्रीशन। हाइपो मतलब घटना और हाइपर मतलब बढ़ना। तो देखो क्या लिखा है, ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच। यदि किसी भी बच्चे के अंदर यदि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलने लगे तो उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, यानी कि ग्रोथ बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा।
ठीक है। और हो जाएगा जाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म हो जाएगा, यानी कि उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे की लंबाई प्रोपोर्शनेट ग्रोथ में बढ़ेगी। प्रोपोर्शनेट ग्रोथ का मतलब है जैसा जैसे जिस साइज़ की उंगलियां होनी चाहिए बॉडी के रिस्पेक्ट में, जिस साइड के हाथ होने चाहिए, जिस साइड का हेड होना चाहिए, जिस साइज़ का उसका ट्रंक होना चाहिए, वो सब बिल्कुल प्रोपोर्शन वाइज होगा। सिर्फ उसकी जो हाइट होगी वो हम लोगों से ज़्यादा होती है, करीब 7-8 फीट तक हो सकती है। और फिर लिखा हुआ अगर लो सिक्रीशन हो गया यानी हाइपो सिक्रीशन हो गया तो हाइट उसकी रुक जाएगी, उसकी हाइट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, यानी स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, यानी ग्रोथ रुक जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाएगा। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म मतलब व्यक्ति बौना रह जाता है। व्यक्ति जो होता है उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस व्यक्ति की जो हाइट है वो काफ़ी कम रह गई है। इस व्यक्ति की जो हाइट है करीब 3 फीट वगैरह के अप्रॉक्सीमेट होती है, ठीक है। 3 फीट, 3 फीट से कम भी हो सकती है। और इसका कारण था पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म का कारण क्या था, हाइपो सिक्रीशन ऑफ जीएच की हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच। हाइपो सिक्रीशन देखिए घट गया। ग्रोथ हार्मोन अगर किसी बच्चे में घट जाए तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन कब रुके, चाइल्डहुड स्टेज में। चाइल्डहुड स्टेज में अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो उसकी ग्रोथ रुक गई, इसीलिए वो ड्वार्फ रह गया, उसकी हाइट बढ़ नहीं पाई, ठीक है। और इस व्यक्ति का जो आईक्यू होता है ना वो नॉर्मल रहता है, आईक्यू नॉर्मल रहता है, इसका जो इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट है वो नॉर्मल रहता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सर्कस वगैरह में काम कर सकते हैं। सर्कस सर्कस वगैरह में ऐसे व्यक्ति काम कर सकते हैं क्योंकि ये सामान्य बुद्धि के हैं तो लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है। एज ए क्लाउन, क्लाउन यानी जोकर की तरह काम करते हैं ना, छोटे छोटे से होते हैं, नोज पे ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, देखा होगा, छोटी सी बॉल जैसे, जोकर की तरह होते हैं बिल्कुल। कैप लगा लेते हैं, आपने देखा होगा, उसमें भी ऐसे बॉल जैसी लगी होती है, ठीक है। एक और होता है क्रिटिनिज्म। अभी क्रिटिनिज्म क्या होता है, क्रिटिनिज्म वैसे तो आप आगे पढ़ोगे लेकिन कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, जब थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, थायराइड, देखो, जब थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा बच्चों में तो क्रिटिनिज्म हो जाएगी। और अगर ड्वार्फिज्म हुआ तो इसका कारण था ग्रोथ हार्मोन का कम होना। थायराइड हार्मोन की कमी से क्रिटिनिज्म और ग्रोथ हार्मोन की कमी से ड्वार्फिज्म। फिर दोनों में अंतर क्या है, ये भी ड्वार्फ है और ये भी ड्वार्फ है, दोनों ड्वार्फ है। लेकिन इस ये मेंटली रिटार्डेड होगा क्योंकि ब्रेन का विकास रुक जाता है, क्योंकि ब्रेन का विकास रुक जाता है, मेंटली रिटार्डेड होगा। इसीलिए इसको थायराइड ड्वार्फिज्म भी नाम दिया जाता है, थायराइड ड्वार्फिज्म। इसमें बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है, यानी लो आईक्यू का हो बच्चा, ऐसा बच्चा सामान्य नहीं होगा। इसमें और क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल मसल, मानसिक विकास, शारीरिक विकास सब रुक गया। सेक्सुअल एबिलिटीज़ भी जो है वो इसका फेल्योर हो गया, यानी कि ये इसका जो हड्डियां हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगी, जो ब्रेन वगैरह है वो विकसित नहीं हो पाएगा, सेक्सुअल एबिलिटीज़ जो होती है वो विकसित नहीं हो पाएगी। यानी ऐसे व्यक्ति जो है किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते। क्या ये सर्कस में काम कर सकते हैं एज ए क्लाउन, नहीं, ये नहीं काम कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर एक्सेस सिक्रीशन हो गया, अगर एक्सेस सिक्रीशन हो गया एडल्ट्स में, अभी बात चल रही थी बच्चों में, अगर बच्चों में कम ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो जैगेंटिज्म, अगर बच्चों में कम सिक्रीशन हो गया तो डार्फिज्म। लेकिन अब एडल्ट्स में मान लो हम लोगों की एज में होने लगे, अगर हम लोगों की एज में ग्रोथ हार्मोन अचानक से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, हमारी हाइट तो बढ़नी नहीं है, तो क्या होगा, पर्टिकुलर हमारा फिगर खराब हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिसफिगरमेंट, और वो भी सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाएगा, ठीक है। डिसफिगरमेंट स्पेशली होता है फेसियल बोन का, फेस बोन का, और इस कंडीशन को बोलने लगते हैं एक्रोमीगैली, एक्रोमीगैली। और बाद में तो ये बहुत ही घातक हो जाता है, बाद में बहुत ही घातक हो जाता है, शुरुआती दौर में तो पता ही नहीं चलता, बाद में बहुत घातक हो जाता है, प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। अगर इसको रोका नहीं गया तो प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी। द डिजीज इज़ हार्ड टू डायग्नोस, इस रोग का शुरुआती दौर में तो पता ही नहीं चलता, अर्ली स्टेजेस में इसको पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसको पता लगाने में ही काफ़ी साल लग जाते हैं क्योंकि इनिशियल बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है, बहुत ही स्लो, ठीक है। और जब तक कि एक्सटर्नल फीचर्स आपको दिखेंगे नहीं तब तक आप नोटिस कैसे करोगे, जब तक आपको बाहर शारीरिक बदलाव नहीं दिखेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके शरीर में किसी चीज़ का ग्रोथ हो रहा है। जैसे आपको एक केस दिखाता हूँ, ये देखो, इसको दुनिया में सब लोग जानते होंगे, ग्रेट खली, रेसलर है ग्रेट खली, ठीक है। ये देखिए इनका जो चिन का विकास हो गया, देखो कितना ज़्यादा ये बाहर आ गया है,
ठीक है, ये कितना ज़्यादा बाहर आ गया है। यहाँ देखिए हड्डियाँ धंस गई हैं, यहाँ की हड्डियाँ धंस गई हैं। यहाँ का देखिए स्पेशली सबका चिन्ह जो होता है इस तरह से होता है स्ट्रेट, इनका देखिए काफ़ी नीचे झुका हुआ है। इनकी नोज़ भी देखिए अजीब टाइप की है, ऐसे टेढ़ी सी नोज़ भी अजीब टाइप की। ये देखिए यहाँ की जो आँख वगैरह है, यहाँ की हड्डियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ की हड्डियाँ बढ़ जाने से इसकी आँख वगैरह अंदर घुस गई है, देखा होगा आपने। अंदर जो है ना सनकेन टाइप की है इसकी आँख, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये किसके केस है? एक्रोमीगैली, एक्रोमीगैली। लेकिन इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और देखा होगा इनकी आवाज़ भी क्लियर नहीं है। देखा होगा कि इनकी आवाज़ क्यों क्लियर नहीं है? जबड़ों की बोन में वगैरह सही से जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ में डेवलप हो गई, सही से डेवलप नहीं हो पाई, ठीक है। इस वजह से इनकी आवाज़ भी सही से नहीं निकल पाती है। तो देखिए ये एक्रोमीगैली का केस मैंने दिखाया, द ग्रेट खली का। और काफ़ी सालों तक तो पता ही नहीं चलता, और जब पता लगता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और अगर ऐसे व्यक्ति को ट्रीट नहीं किया गया तो प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। आइए जाइगेंटिज्म और एक्रोमीगैली में अंतर देखें। ये होता है बच्चों में, इन्फेंट्स वगैरह में होता है, और ग्रोथ लगातार होगी, ग्रोथ लगातार होती रहती है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है एडल्ट्स में, यानी 20 से 50 की एज में, और ग्रोथ बहुत स्लो होगी, ठीक है। ये बिफोर प्यूबर्टी होता है, इसका स्टार्टिंग बिफोर प्यूबर्टी हो जाता है, यानी प्यूबर्टी आने से पहले। प्यूबर्टी कब आती है? लगभग 12 से 13 सालों में। 12 से 13 सालों में प्यूबर्टी आती है। तो प्यूबर्टी जो होती है आने से पहले ही ये स्टार्ट हो जाता है। ये होता है प्यूबर्टी के बाद, एडल्ट स्टेज में आने के बाद। इसमें जो व्यक्ति की हाइट होती है वो 8 से 9 फीट तक हो जाती है, व्यक्ति की हाइट 8 से 9 फीट। और इसमें क्या होगा? ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, ये सब इलार्ज हो जाएंगे। इस केस में क्या होगा? इंक्रीज इन साइज ऑफ हैंड्स, फीट, लोअर जॉ, स्किन, ये सब कैसे हो जाएंगे? कोर्स, कोर्स यानी कि ये एब नॉर्मल रह जाएंगे। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फैटल होता है, ये बहुत ज़्यादा फैटल होता है। और ये जाइगेंटिज्म में क्या होता है? नॉर्मल लाइफ। जाइगेंटिज्म में होती है नॉर्मल लाइफ, तो नॉर्मल लाइफ ये जीता है, ठीक है। तो आपने देखा कि जाइगेंटिज्म एक्चुअली में ये होता है बिफोर प्यूबर्टी, और ये होता है आफ्टर प्यूबर्टी। ये एडल्ट्स में जीएच के ओवर सिक्रीशन से होता है, और ये बच्चों में ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये मेमोरी ग्लैंड पर काम करता है। ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, उसके अलावा मिल्क फॉर्मेशन भी करता है। आपको पता होना चाहिए कि मिल्क फॉर्मेशन तो ये करता है, मिल्क का सिक्रीशन कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क का जो सिक्रीशन होता है वो कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। जबकि मिल्क की सिंथेसिस कौन करता है? प्रोलैक्टिन। टीएसएच जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड पर काम करेगा और उससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकालेगा, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकालेगा, थायराइड ग्लैंड पर काम करेगा और कौन सा हार्मोन निकालेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने में मदद करेगा। तभी तो इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एक हार्मोन होता है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है एड्रीनल ग्लैंड पर, एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसमें दो भाग होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। तो ये कहाँ पे काम करेगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स पर काम करेगा। ये हार्मोन कहाँ से निकलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। काम कहाँ करेगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स पर, और वहाँ की सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को बढ़ाएगा। वहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है? एक स्टेरॉइड हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा हार्मोन निकलता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये निकलेगा। आपको पता था कि LH और FSH जो होते हैं दो हार्मोन होते हैं जिनको मिला के हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन मेल में क्या करेगा? तो आइए मैं बताता हूँ मेल में क्या करेगा। देखिए, जब आप TS काटते हो टेस्टिस का, TS ऑफ टेस्टिस, तो आपको उसमें बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी सी ऐसे गोल सी क्या पाई जाती है? बहुत सारी ट्यूब्स पाई जाती हैं, हाईली कन्वोल्यूटेड। इनको बोलते हैं हम लोग SFT, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल शॉर्ट में बोलते हैं SFT। सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल के अंदर सार्टोली सेल होती है, ठीक है ना। इसी के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए स्पर्म बनने के लिए कौन सा हार्मोन काम आता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्लस एंड्रोजन।
एंड्रोजन किसको बोलते हैं? एंड्रोजन इज द ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन जिसका मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ग्रुप का नाम एंड्रोजन, जबकि मेन हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। एक्चुअली ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? एलएच जब एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल पर काम करता है तो यहाँ से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है बच्चों? लीडिंग सेल से। लीडिंग सेल कहाँ होती है? दो एसएफटी के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पाई जाती है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल वहाँ पाई जाती है जो दो एसएफटी के बीच में स्पेस होता है। इसको इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल। कौन सा हार्मोन इस पे काम करेगा? एलएच। क्या निकालेगा? टेस्टोस्टेरोन। जबकि बताइए स्पर्म बनने के लिए कौन से दो हार्मोन जिम्मेदार हैं? एफएसएच और एंड्रोजन, जिसका मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। मेल में एलएच क्या करता है? एलएच एंड्रोजन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को बढ़ाता है फ्रॉम द टेस्टिस। लेकिन टेस्टिस भी कहाँ से निकला? टेस्टिस में निकला लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल से। और मेल में एफएसएच और एंड्रोजन, इसने क्या किया? स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट किया। स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट किया। ठीक है, आइए देखते हैं फीमेल में एफएसएच और एलएच का क्या काम है। देखिए यहाँ लिखा है प्राइमरी प्रीमोर्डियल फॉलिकल, यानी बिल्कुल इनिशियल वाली। फिर थोड़ी मैच्योर हुई तो बन जाएगी कौन सी? प्राइमरी फॉलिकल। इसके लिए काम आएगा एफएसएच हार्मोन। ठीक है, एफएसएच हार्मोन काम आएगा। फिर प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, इसके लिए भी काम आएगा एफएसएच हार्मोन। फिर सेकेंडरी से मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, इसके लिए भी क्या काम आएगा? एफएसएच हार्मोन। ठीक है, तो आप बताइए ग्राफिन फॉलिकल के विकास के लिए क्या जरूरी होता है? एफएसएच हार्मोन। तभी तो इसका नाम पड़ा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम तो समझ में आ गया। अब देखिए जब मैच्योर हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल तो उसी के अंदर oocyte पाया जाता है। ठीक है, अब ये oocyte बाहर आएगा। बाहर आने की प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। लेकिन ये बाहर कब आएगा? जब इसके ऊपर एलएच हार्मोन काम करेगा। कौन सा हार्मोन काम करेगा? एलएच, लूटिनाइजिंग हार्मोन। लूटिनाइजिंग हार्मोन व्हेन वर्क्स ऑन द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, तो ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल क्या हो जाएगा? फट जाएगा। देखिए ये फटता हुआ दिखाया गया है, ये फटता हुआ दिखाया गया है रप्चर्ड फॉलिकल। कब कब फटेगा? जब एलएच इस पे एक्शन करेगा। ठीक है, मेनली ये करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पर। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्य है तो उसके 14 डेज पर एलएचएस पे वर्क करता है, जिससे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। और रप्चर होने की प्रक्रिया को बोलते हैं ओव्यूलेशन। और जिसके दौरान जो अंदर जो oocyte प्रेजेंट था वो बाहर आ जाएगा। ये जो oocyte प्रेजेंट होता है ये बाहर आ जाता है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ओव्यूलेशन। आप यूँ बोल सकते हो कि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का फटना या फिर एग का बाहर आना, ये कहलाता है ओव्यूलेशन। ऐसा कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे पर या लगभग मिड पर। और इसके लिए हार्मोन कौन सा काम करता है? एलएच। एलएच काम करता है। अच्छा देखिए जब ये रप्चर हो जाता है फॉलिकल तो ये बदल जाता है एक स्ट्रक्चर में, ये देखिए येलो कलर के, और इसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। और कॉर्पस लूटियम पे जब एलएच काम करता है, जब इस पे एलएच काम करता है तो ये एक और हार्मोन निकालता है, नाम है इसका प्रोजेस्ट्रॉन। कौन सा हार्मोन निकालता है? प्रोजेस्ट्रॉन। बताइए प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन कहाँ से निकलता है? कॉर्पस लूटियम से। कॉर्पस लूटियम से। और किसकी हेल्प से निकलता है? एलएच की हेल्प से। और यही प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हार्मोन इज पी मीन्स प्रेगनेंसी और पी मीन्स प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है फीमेल में एलएच किस में मदद करता है? ओव्यूलेशन में। ओव्यूलेशन में क्या होता है? जो फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, ठीक है, वो रप्चर हो जाएगा। जब वो रप्चर हो जाएगा तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम होता है कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम जो होता है वो ग्राफिन फॉलिकल का ही बचा हुआ भाग होता है, रेमिनेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, और एफएसएच जो होता है ये क्या करता है? ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। किसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है? ग्राफिन फॉलिकल। उसी का दूसरा नाम होता है ओवेरियन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल का दूसरा नाम ओवेरियन फॉलिकल, क्योंकि इसको डी ग्राफ ने खोजा था। इसको डी ग्राफ ने खोजा था, नाम पड़ गया ग्राफिन फॉलिकल। चूंकि ये ओवरी में पाया जाता है इसलिए ओवेरियन फॉलिकल भी बोल दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एमएसएच का पूरा नाम था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये मेलानिन सेल्स को प्रमोट करता है। अगर मेलानिन सेल प्रमोट होगा तो हमारा स्किन का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, स्किन का कलर डार्क हो जाएगा। हालांकि ये हम लोग में वेस्टिजियल हार्मोन होता है, ये वेस्टिजियल होता है, वेस्टिजियल इन मैन, मैन में ये वेस्टिजियल होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पर बना था बच्चों, ये बना था पोस्ट हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर और रिलीज कहाँ से हुआ था, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। तो ऑक्सीटोसिन वर्क कहाँ करता है, ऑक्सीटोसिन यहाँ वर्क करता है, यहाँ पर, ये मायोमेट्रियम पर। मायोमेट्रियम ही स्मूथ मसल की बनी होती है, बताइए मायोमेट्रियम किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल की। मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, और यहीं पर वर्क करता है ऑक्सीटोसिन, जिससे क्या होता है, ये मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बेबी बर्थ, देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ का वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि पीवी बराबर कांस्टेंट, पीवी बराबर कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा। तो वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो बेबी जो है यहाँ जो पल रहा था बेबी, वो एक प्रेशर के कारण ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। कहाँ से बाहर आ जाएगा, सर्विक्स और वेजाइना से होते हुए। सर्विक्स और वेजाइना को ही बोलते हैं बर्थ कैनाल, तो बर्थ कैनाल से आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, बेबी बर्थ आसान आराम हो जाता है, आसान हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेबर पेन प्रोड्यूसिंग हार्मोन, लेबर पेन प्रोड्यूसिंग हार्मोन, या फिर बर्थ हार्मोन, या फिर बर्थ हार्मोन, लेबर पेन प्रोड्यूसिंग हार्मोन या बर्थ हार्मोन। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीटोसिन कहाँ काम करता है, स्मूथ मसल यानी मायोमेट्रियम पर ऑफ आवर बॉडी, एंड स्टूमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है, कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। और क्या करता है ये, फीमेल में ये वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है, तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसको, यूट्रस को, कब, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इसीलिए मैंने इसे क्या बोला था, बर्थ हार्मोन या लेबर पेन प्रोड्यूसिंग हार्मोन। और कुछ देर पहले मैंने बोला था प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क को बनाना, मिल्क को बनाना, लेकिन उसको निकालने का काम, मिल्क इजेक्शन का काम मेमरी ग्लैंड से कौन करता है, वो करता है ऑक्सीटोसिन। अब देखो वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन को एडीएच भी बोला था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन को एडीएच भी बोला था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कहाँ पे काम करता है, हमारे नेफ्रॉन, किडनी की यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में एक होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये देखिए लिखा है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करता है। और क्या करता है, ये यहाँ से वाटर निकाल लेता है, यहाँ से वाटर प्लस NaCl निकाल लेगा। वाटर और NaCl निकाल लेने से क्या हो जाएगा, ये इन दोनों की मात्रा को कंट्रोल कर लेगा। तो ये मेनली क्या करता है, वाटर निकालता है, लेकिन जब वाटर निकलेगा तो NaCl भी निकल जाएगा थोड़ा बहुत। कहाँ से निकालता है, DCT से। इससे क्या हो जाएगा, इससे वाटर लॉस होने से बच जाएगा, वाटर लॉस होने से बच जाएगा। ये इसको निकाल के कहाँ भेज देगा, ब्लड में, ब्लड में भेज देगा। तो यानी यूरिन द्वारा इसका लॉस बच जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और चूंकि ये वाटर लॉस को रोक रहा है, डायूरेसिस को रोक रहा है, इसीलिए नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर मान लो एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाए, या रिलीज ऑफ एडीएच अगर घट जाए, रिलीज ऑफ एडीएच अगर घट जाए, या डेमनिसिस का मतलब होता है घट जाना, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर पानी लॉस होने लगेगा, पानी हमारे शरीर में रुकेगा नहीं, पानी लॉस होने लगेगा और हमारे शरीर से पानी निकल जाएगा, निकल जाने को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। एक होता है बच्चों डायबिटीज मिलाइटस, ये होता है शुगर रोग, शुगर डिजीज, जिसमें क्या होता है, पर्सन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी वजह से बढ़ जाती है, इंसुलिन के घट जाने की वजह से। इंसुलिन हार्मोन जब घट जाता है तो व्यक्ति के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोज यूरिन से निकलने लगता है। इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस, जिसको प्योर डायबिटीज भी बोलते हैं। जबकि ये एडीएच की कमी से होने वाला डायबिटीज था, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। तो बच्चों हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कैसे जोड़ता है। तो बच्चों वीडियो देखते रहिए, मैं वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा, मैं डेली डेली आपको लिंक्स भेजता जाऊँगा। तो लगातार वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, इससे हम लोग का मनोबल काफ़ी अच्छा बढ़ता रहेगा। और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।